हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं जो आज क्लास 10th का यूपी बोर्ड का सोशल यानी सामाजिक विज्ञान का एग्जाम हुआ था। उसके जो क्वेश्चन थे, पेपर हमको प्रोवाइड हुआ है और उसके जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन के बारे में हम आपको अच्छे से जो है बताने चल रहे हैं कि किसका क्या आंसर होगा और किस प्रकार से लिखना चाहिए था, ताकि यूपी बोर्ड में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते थे। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो ओएमआर शीट पर 20 नंबर का आता है, जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने चलते हैं। जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखेंगे कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जो हमको अच्छा खासा नंबर जो है 20 नंबर दे करके जाते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में। इनके बारे में बात करते हैं। और ये पेपर आप जैसा कि देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान का है और सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं, इनके बारे में हम आपको डिस्कस कराने चल रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड का नेतृत्व किया था। यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्सपीडिशन ऑफ थाउजेंड, ये एक ध्यान दीजिएगा अभियान था और इसका नेतृत्व किसने किया था और ये कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिणी इटली में हुआ था। और कब हुआ? 1860 में। किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो थे, ध्यान देंगे, दक्षिण इटली के थे और दक्षिण इटली की तरफ से इन्होंने एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड, इसका नेतृत्व किया था। और कब किया था दोस्तों? तो 1860 में। यानी कि आपका पहला जो आंसर बनता था गैरीबाल्डी था। और आप ये जरूर बताएंगे कितने लोगों ने गैरीबाल्डी लगाया था, और ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे दोस्तों बात करें अगर हम, तो आप देखेंगे, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? पूना पैक्ट आप जानते हैं कि ये जो हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य। देखिए, ये जो चौथा ऑप्शन इसका दिख रहा है, ये वाला है। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पूना के यरवदा जेल में हुआ था और 1932 ईस्वी में हुआ था। इसमें गांधी जी हड़ताल पर रहते हैं, जेल में अनशन पर बैठते हैं। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से समझौता होता है, जिसमें दलितों के पृथक निर्वाचन की स्वीकृति, जो स्वीकृति थी, उसको वापस ले लेते हैं। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमने बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया भी है। आप जो है अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले जो लेक्चर में जाकर के आप देखेंगे तो ये सब बातें आपको मिलेंगी। ये सब ऐसे जो सिस्टम थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इन सब के बारे में हमने अच्छे से बताया था। तो आपने देखा दूसरे का जो आंसर बना दोस्तों, क्या बना? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य। आगे बात करें, तीसरा आप देख रहे हैं, तीसरा क्या कह रहा है? बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इसमें कह रहा है कि इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था, आप जानते होंगे या कोई अन्य टीचर आपको पढ़ाएंगे तो ये बात बताया था कि बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसको ध्यान दीजिएगा सामुदायिक सरकार का, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया, यानी कि सामुदायिक सरकार कहा गया। ये आप देखेंगे जो तीसरे वाला आंसर होगा, ये होगा सामुदायिक सरकार। यानी बेल्जियम में केंद्रीय सरकार होते हैं, राज्य सरकार होते हैं, और इसके साथ साथ ध्यान देंगे तीसरे स्तर की जो सरकार होती है उसको हम सामुदायिक सरकार के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो देखिएगा, कह रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो आप जानते हैं संघात्मक शासन, हमारा ध्यान दीजिएगा, जो भारत है एक कह सकते हैं राज्यों का संघ है। और आप जानते हैं इसमें शक्तियों का बंटवारा जो हुआ है, केंद्र में एक अलग सरकार जिसको केंद्र सरकार,
और राज्य में अलग सरकार, जिसको राज्य सरकार कहा जाता है, इन दोनों के मिलने से संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत होती है, जिसको ध्यान देंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, केंद्र और राज्य होगा। क्या होगा, केंद्र और राज्य। आगे फिर बात करें दोस्तों, आपने देखा 4 क्वेश्चन का आंसर हमने बताया, और कितने लोगों का यह आंसर सही था कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे कि सर ये हमारा आंसर जो है सही था, हमने सही लगाया। आगे फिर देखिएगा, कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ये ध्यान दीजिएगा, अधिनियम कब बना दोस्तों, तो 2023 में बना। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये कहा गया कि अब महिलाओं को कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, यानी कि जितनी भी उसकी सीटें हैं उसका 33% जो होगा उतने में महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 33%। आगे फिर हम बढ़े दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं, आप देख रहे हैं, तो नेता भी ध्यान दीजिएगा प्रमुख राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा होता है, उसके सक्रिय सदस्य भी होते हैं, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अनुयायी जिनको कहा जाता है, वो भी होते हैं। यानी कि इसका आंसर दोस्तों क्या बनता है, इनमें से सभी। इसका क्या आंसर बनेगा, इनमें से सभी। आगे फिर बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7वें नंबर पर अगर हम आ जाए, कह रहा है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। फिर से देखिए, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, वो ऐसी व्यवस्था है कि लोकतंत्र, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लोकतंत्र। और लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, नागरिकों में समानता का भाव पैदा करता है और राजनीतिक व्यवस्था को जो है बनाने का कार्य करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान देंगे बी वाला होगा, लोकतंत्र। आगे फिर बढ़े, कह रहा है कि किस संधि के द्वारा, यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी। तो ध्यान दीजिएगा, वो संधि थी कस्तुनतुनिया की संधि। कस्तुनतुनिया की संधि, कस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा जो है यूनान को स्वतंत्र रूप से एक राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया। तो आपका आंसर क्या था दोस्तों, इसमें डी वाला था, कस्तुनतुनिया की संधि। आगे बढ़े दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आप देखेंगे, कह रहा है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था। इसका ध्यान दीजिएगा, आंसर 2 बनता था, इसमें विकल्प जो थे 2 थे। एक है अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने 1905 में जो है कह सकते हैं 1905 में इन्होंने क्या किया था, भारत माता की छवि को चित्रित किया था। लेकिन इनसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो भी कर चुके थे, भारत माता की छवि को चित्रित कर चुके थे। लेकिन इसमें जो आंसर आपका होगा दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों, कह रहा 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 1920 में आपको पता है असहयोग आंदोलन तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगस्त में कह सकते हैं स्टार्ट हुआ, सितंबर माह में एक ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कि विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, वहां पर भी स्वीकृति इसकी दी गई। लेकिन पूरी तरह से जो स्वीकृति या मंजूरी दी गई वो नागपुर अधिवेशन में दिया गया। कहाँ दिया गया दोस्तों, नागपुर अधिवेशन में दिया गया। आगे बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या था, डी था। आगे बात करें, कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत ध्यान दीजिएगा 1973 में हुआ था। इस समय ध्यान दीजिएगा भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इन्हीं के समय में ध्यान दीजिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और कहा जाता है उस समय भारत की यह जो है एक महत्वपूर्ण जो है परियोजना थी, जिसके तहत ध्यान दीजिएगा जिसको कहा गया टाइगर रिजर्व, यानी कि कह सकते हैं टाइगर को जो बाघ थे, बाघ संरक्षण अधिनियम भी इसको कहा जाता है। बाघों को इसके द्वारा जो है इस अधिनियम के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाने लगा। और ये टारगेट रखा गया कि हम बाघों की संख्या जल्द से जल्द क्या करेंगे, दोगुनी कर लेंगे, क्योंकि बाघ जो हो रहे थे विलुप्त होते जा रहे थे। इसलिए जो है
उनकी कह सकते हैं संख्या को बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, भागीरथी नदी पर बना है। कहाँ पर? उत्तराखंड में दोस्तों। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भागीरथी पर ध्यान दीजिएगा ये जो है बनाया गया है। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर का जो क्वेश्चन था उसको हमने बताया कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है और ध्यान देंगे उत्तराखंड में पड़ता है। आगे फिर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो आप देखेंगे मोटे अनाज के अंतर्गत बाजरा है, मक्का है, ये सब क्या होते हैं? मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बाजरा दिया है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी वाला यानी बाजरा होगा। आगे बात करें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? इसको देखते ही दोस्तों सही करना चाहिए था, क्योंकि लोहा क्या एक धातु है, बॉक्साइड एक धातु है, सोना एक धातु है, लेकिन अभ्रक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभ्रक जो है एक अधात्विक खनिज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? अभ्रक। अभ्रक हुआ, नमक हुआ, ये सब क्या होते हैं? एक अधात्विक खनिज है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? तो देखिए कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि इसका आंसर क्या होगा? पवन ऊर्जा होगा। पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या है दोस्तों? स्रोत है। आगे फिर बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कुम्हार जो है इसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये देखिए 16वें नंबर का आंसर क्या है? ए। आगे फिर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर यानी सबसे निचले स्तर पर आ गया दोस्तों? तो वो कौन है? ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक में 2016 के अनुसार सबसे निचले स्तर पर कौन रहा था? नेपाल था दोस्तों। कौन था? नेपाल था। ये चीज आपको पता चल गया होगा। आगे फिर बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक, अर्थात शिशुओं को यानी बच्चों की मरने की जो दर है वो सबसे अधिक किस राज्य में है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश जो राज्य है इसमें शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा? वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा? तो ध्यान देंगे, जब वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई दोस्तों, तो ना तो धनी वर्ग, ना ही कुशल वर्ग, ना ही शिक्षित वर्ग, इनके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा। जबकि श्रमिक वर्ग दोस्तों जो थे इनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ा। इसका आंसर जो आपका था ये श्रमिक वर्ग है, डी वाला ऑप्शन। बात करते हैं 20वें नंबर पर, सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सूचना पाने का अधिकार 2005 में लागू हुआ। इसके तहत ध्यान दीजिएगा आरटीआई इसको कहा जाता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम, ध्यान दीजिएगा 2005, इसके तहत कहा गया कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति से या गांव के जो मुखिया होते हैं, प्रधान, इन सबसे कोई भी रिपोर्ट यानी सूचना जो है ले सकता है कि हमारे गांव की प्रगति कहाँ तक हुई, या कह सकते हैं कि हमारे राज्य की, ब्लॉक स्तर की, या कह सकते हैं कि जिले की, इन सब की प्रगति कहाँ तक हुई, उनसे संबंधित अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों ये देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो थे 20 नंबर के, ये यही विकल्प सही थे। और जो लोग अगर ये विकल्प चूज किए हैं तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर हमारा जो है कितना सही हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैं फिर डिस्कस करूंगा, सुनिएगा। देखिए बात आता है सबसे पहले कि वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में, खंडवा जो है वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में, सुनिएगा। सबसे पहले देखिए कह रहा है इन दोनों में से, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उदारवाद से आप क्या समझते हैं या जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों दिया था, तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोनों में से कोई एक बताना था। तो आप समझेंगे उदारवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ये कहा था। तो आपको पता होगा दोस्तों, उदारवाद की बात करें तो 17वीं सदी में इसकी शुरुआत होती है
और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन लॉक थे। यानी उदारवाद की बात करें 17वीं सदी में इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन लॉक थे। और जॉन लॉक महोदय ने, ध्यान दीजिएगा, उदारवाद की अवधारणा दी थी, इसलिए इनको जो है उदारवाद का जनक कहा जाता है। बात करें उदारवाद क्या होता है, तो ध्यान देंगे मनुष्य को अगर हम ये कहें कि मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए अगर उनसे वह व्यक्ति जो है समाजी संस्थाओं को सूझबूझ के द्वारा और अपने सामूहिक परिणाम के द्वारा उसको अग्रसर करता है, तो ध्यान दीजिएगा वह क्या कहलाता है दोस्तों? उदारवाद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उदारवाद। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसकी तो बात हो गई भाई, जनक इसके कौन थे? जॉन लॉक थे। 17वीं सदी में शुरुआत हुई। ये देखिए 4 नंबर आपका ऐसे बन सकता था अगर आप इतना ही लिख देते 3-4 लाइन। और सोचिए ज्यादा लिखना भी नहीं था, क्योंकि ये वर्णनात्मक प्रश्न तो है लेकिन छोटे छोटे आंसर देने थे। अब समझिएगा, आगे कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप दोस्तों जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो एक अधिनियम पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट। इसकी बात मैं कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, 1 मिनट लगेगा, इसको ध्यान से सुनिए। एक अधिनियम पारित हुआ था 1919 में, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत कहा गया कि जो है जितने भी भारतीय हैं जिनके ऊपर संदिग्ध अगर होता है कि हम लोगों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, अंग्रेजों ने ये कहा, तो उनको जो है उनकी गिरफ्तारी शक के, सिर्फ शक के निगाह पर कह सकते हैं, यानी अगर शक हुआ, संदेह हुआ कि ये कुछ ना कुछ हमारे बारे में षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनको आप गिरफ्तार कर सकते हैं और 2 साल तक वो जो है उनको कह सकते हैं कि जेल से छोड़ा नहीं जाएगा। और एक कानून बनाया गया जिसको कह सकते हैं भारतवासियों ने कहा कि ये काला कानून है। और दूसरी बात करें, उसको कहा गया ना अपील, ना वकील और ना दलील का कानून कहा गया था। उसी के तहत ध्यान दीजिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो उसी दौरान पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग था, उसमें बहुत से एक सभा के, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, एक सभा का आयोजन हुआ था। सभा का आयोजन जब हुआ, उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज ने यह सूचना जो है किसको दे दी थी दोस्तों? तो यह सूचना जाकर के पंजाब का लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर था माइकल ओडायर, माइकल ओडायर ने को यह सूचना दी। माइकल ओडायर ने जनरल आर डायर, जो पंजाब का कह सकते हैं कि प्रमुख सैनिकों का सेनापति था, उसको जो है इन्होंने क्या किया था, आदेश दिया गोली चलाने के लिए। और जनरल आर डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को चारों तरफ से घेर करके उस पर गोली चला दी, उस बाग में गोली चला दी, जिससे हजारों लोग, उस बाग में एकत्रित हजारों लोग जो है मारे गए थे। और यह घटना जो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इतिहास में इसलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो दोस्तों आप देखते हैं, अगर इस तरह से आपने लिखा होगा तो ये भी आपका 4 नंबर बन सकता था। आगे बात करें, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? दूसरे नंबर पर है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, या शासन की अन्य व्यवस्थाओं से क्यों बेहतर है? तो बात करें दोस्तों, आप जानते हैं लोकतंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के इच्छा के मुताबिक काम होता है। सुनिए, लोकतंत्र जो होता है दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जनता के इच्छा के मुताबिक काम होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है। समान अधिकार का मतलब वो जो है अपनी आवाज कहीं भी उठा सकता है। दूसरी बात, उसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, उसे ध्यान दीजिएगा शिक्षा का अधिकार होगा, उसे कह सकते हैं बोलने का अधिकार होगा। ये सब अधिकार ध्यान दीजिएगा होता है लोकतंत्र में एक नागरिक को। इसलिए लोकतंत्र जो होता है कह सकते हैं शासन की अन्य व्यवस्थाओं से भी बेहतर होता है। लेकिन शासन की अन्य व्यवस्थाओं में तानाशाही आ जाती है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही नहीं आती। इसलिए लोकतंत्र जो व्यवस्था है यह शासन की अन्य व्यवस्थाओं से दोस्तों क्या है, बेहतर है। आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दूसरे का अथवा यानी आर वाला जो है, कह रहा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन से प्रावधान किए गए हैं? इसको भी सुनिएगा। देखिए होता क्या है, इसमें कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र है, आप जानते हैं। और कहाँ? अनुच्छेद 25 से 28 में। ध्यान देंगे, यह क्या करता है, धर्मनिरपेक्षता जो है धर्म की आजादी दिलाता है। 25 से अनुच्छेद 25 से 28 से लेकर के जो धर्मनिरपेक्षता है ये क्या करता है, भारतीय संविधान में धर्म की आजादी दिलाता है। इसलिए ध्यान देंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करें
तो इसके जो है ये प्रावधान रखे गए हैं, किसी भी नागरिक को, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या होगा, अधिकार होगा। ये चीज आप अगर इस तरह से लिखते थे तो ये भी आपका जो है सही हो सकता था। आगे बात करें, कह रहा ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में विभेद कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत आपको लिखना क्या था, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। आप एक तरफ दोस्तों क्या लिखते, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और दूसरी तरफ लिखते ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब इसमें लिखते ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ध्यान दीजिएगा ऐसे स्रोत आते हैं जो, ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं प्रकृति में पहले से उपस्थित हैं लेकिन वह समाप्त हो सकते हैं। जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में क्या आता, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर परंपरागत स्रोत में ध्यान दीजिएगा, जिसका ध्यान दीजिएगा निर्माण मानव ने अपनी सुविधाओं के अनुसार कर लिया है, वह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, और यह जो है समाप्त होने वाला स्रोत नहीं है। जैसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लिख सकते थे गैर परंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आप इसमें जो है लिख सकते थे। आगे बात करें, रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारकों की समीक्षा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, रेल परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन को वितरण करने वाले जो भू आकृतिक कारक है उसमें आप ध्यान देंगे कौन हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं भौगोलिक संरचना है, यानी कि किसी भी देश का एक भौगोलिक संरचना होता है, उस भौगोलिक संरचना के अनुसार जो है रेलवे परिवहन का विस्तार किया जाता है। और ध्यान देंगे पर्वत है, पर्वतों की बात करें तो ध्यान देंगे रेलवे परिवहन का विस्तार करने से पहले ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां से ट्रैक निकलता हो, उसका नक्शा निकलता हो, वहां से ध्यान देंगे पर्वत भी मिलते होंगे तो वहां से भी उसका विस्तार किया जाता है। तो पर्वत भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। बात करें नदियों की, नदियों की बात करें तो बीच में जब ध्यान देंगे रेलवे परिवहन के विस्तार में नदियां भी कह सकते हैं कारक बनती है, जिसके द्वारा ध्यान दीजिएगा हम कह सकते हैं नदियों के ऊपर से रेलवे का विस्तार करने के लिए हमें ओवरब्रिज का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हमारा आवागमन का जो समस्या है वो बाधित ना हो। तो इसके ध्यान देंगे कारक क्या क्या हो सकते हैं, भौगोलिक संरचना, पर्वत, नदियां, पहाड़, ये सब जो है हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत साफ शब्दों में शॉर्टकट जो है बताया है। आपने अगर इस तरह से लिखा होगा तो आपका आंसर जो है सही होगा। आगे फिर हम बात करते हैं चौथे नंबर पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण का भारत में क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण का भारत में प्रभाव अगर कहें तो ध्यान दीजिएगा वैश्वीकरण का भारत में निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। आप ऐसे लिख सकते थे वैश्वीकरण का भारत में निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, जिसके 4 कह सकते हैं प्रभाव इस प्रकार है। पहला आप कहते आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव की बात करें, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आर्थिक गतिविधियां जो है तीव्र गति से बढ़ती गई अन्य देशों में भी। और कह सकते हैं क्यों बढ़ती गई, क्योंकि वैश्वीकरण प्रक्रिया से ध्यान दीजिएगा लोग एक दूसरे के देशों में आवागमन प्रारंभ कर दिए। यहाँ की मुद्रा का प्रचलन वहाँ, वहाँ की मुद्रा का प्रचलन जो है यहाँ शुरू हुआ, जिसके कारण कई सामग्रियां भी इधर से उधर, उधर से इधर आयात निर्यात की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता जो है आने लगी। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आर्थिक गतिविधि में तीव्रता आने लगी। आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करें सामाजिक प्रभाव। समाज के कई लोग वैश्वीकरण के द्वारा, ध्यान देंगे सामाजिक प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण के द्वारा समाज के कई लोग जो किसी भी समाज से जुड़े हों वो कह सकते हैं अन्य देशों में, अन्य क्षेत्रों में जाने से, ध्यान दीजिएगा, जब गए तो उन्होंने जरूरी नहीं कि अपने ही समाज से जुड़े लोगों से मिले, बल्कि अन्य लोगों से भी मिले, वहाँ की बोलचाल और भाषाओं को सीखें, जिसके कारण सामाजिक विकास भी तीव्र गति से संभव हो पाया। तकनीकी प्रभाव की बात करें, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जगह जगह पर ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं विश्व स्तर में तकनीकी प्रभाव के कारण जो है उद्योग धंधे खोले गए, कंपनियां खोली गई, जिसके कारण ध्यान दीजिएगा वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है तीव्र गति से बढ़ती गई। आगे फिर ध्यान दीजिएगा, हम बात करें शिक्षा और रोजगार। दोस्तों वैश्वीकरण की प्रक्रिया से शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े। जब तरह तरह के, ध्यान देंगे, औद्योगिक कंपनियां खुली तो रोजगार के अवसर बढ़े। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से शिक्षा पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ा। विश्व स्तर में कई प्रकार के विद्यालय खुले, जहां पर एक देश से दूसरे देश के लोग जो है जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त किए।
तो दोस्तों यह इसका आंसर था। अगर आप इस तरह से लिखते तो आपको यहाँ जो है नंबर जो है प्राप्त हो सकते थे। आगे देखिएगा, इसी चौथे की बात करते हैं। आर वाला अथवा वाला है, ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोत की तुलना कीजिए। देखिएगा, ऋण के औपचारिक स्रोत की बात करें दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत की बात करें तो देखिए, ऋण के औपचारिक स्रोत की बात करें तो औपचारिक स्रोत जो होते हैं, यानी कि जहां पर ध्यान देंगे हमें निश्चित समय में एक निश्चित ब्याज दर देनी होती है। जैसे बैंक और सहकारी समितियां होती हैं। बैंक और सहकारी समितियां हमें क्या करती हैं, निश्चित समय में एक निश्चित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती हैं और यह हमारे लिए ध्यान देंगे दबाव का कार्य नहीं करती है। जबकि अनौपचारिक स्रोत में बात करें, हम जब किसी से अपने रिश्तेदार, साहूकार और कह सकते हैं या व्यापारियों से पैसा लेते हैं तो हमारे मजबूरी का फायदा उठाते हुए ब्याज की दर को क्या करते हैं, अनिश्चित कर देते हैं, यानी कि कितना करेंगे कोई क्लियर नहीं रहता और वो क्या करते हैं, हमसे दबाव बना करके उस मूलधन का क्या करते हैं, ब्याज वसूलते रहते हैं और हम उस स्थिति में मूलधन को चुका नहीं पाते। तो ध्यान दीजिएगा, ऋण के औपचारिक स्रोत की बात करें तो बैंक और सहकारी समिति है, अनौपचारिक स्रोत की बात करें तो ध्यान देंगे साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, ये सब होते हैं। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को क्वेश्चनों के बारे में बताने का प्रयास किया, आंसर को बताने का प्रयास किया। कैसा रहा हमारे बताने का प्रयास, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और इस चैनल से अगर आप अभी जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।